अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 39 स्टार्ट करने लगे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटागोनिस्ट्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमें पता है पड़े, उनमें दो किस्म के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में इंपॉर्टेंट जो है एल्डोस्टेरोन है। तो इनके एगोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट हैं। क्लासिफिकेशन में एगोनिस्ट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एगोनिस्ट एनालॉग जो है सिंथेटिक प्रेडनिसोन है और डेक्सामेथासोन भी होता है। इसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है। ठीक है। अब एंटागोनिस्ट में दो तरह के एंटागोनिस्ट हैं, या फिर जो है ना सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं या रिसेप्टर पे एंटागोनाइज कर रहे हैं। तो सिंथेसिस इनहिबिटर है ना, वो स्टेरॉइड्स की जो सिंथेसिस हो रही है ना उनको इनहिबिट करेंगे, और जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेंगे। सिंथेसिस इनहिबिटर में कीटोकोनाजोल है, मिटारापोन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में मिफिप्रेस्टोन है और इसमें स्पाइरोनोलेक्टोन और ना एप्लेरिनोन। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, इनमें क्या है कि जो है ये में सेल के अंदर इंटर होंगे, साइटोसोल में जो रिसेप्टर्स पड़ेंगे उनके साथ बाइंड करेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे जाके जो है ना न्यूक्लियस में इंटर होगा, न्यूक्लियस पे जो है ना स्पेसिफिक जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके बाइंड करेगा और फिर ना प्रोटीन्स की जो है ना ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, एमआरएनए वगैरह वो सारा कुछ पता है पढ़ा में। जो ये देखें, जैसे ये रिसेप्टर था हमारा स्टीरॉयड रिसेप्टर था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। मैं उसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड का भी सेम मैकेनिज्म है। तो ये प्लाज्मा में स्टीरॉयड पड़ा हुआ था, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड हुआ होता है प्लाज्मा में नॉर्मली। ठीक है। तो ये स्टीरॉयड जो है ना यहाँ से सेल के अंदर इंटर होता है, सेल के अंदर इंटर होता है, जाके रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है। रिसेप्टर के साथ लगी हुई है प्रोटीन HSP हीट शॉक प्रोटीन्स और जो है ना फैक्टर 10, इसने रिसेप्टर को स्टेबलाइज किया हुआ है। ये जब जाके स्टीरॉयड बाइंड करेगा तो ये जो रिसेप्टर है ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये इस पे जो हीट शॉक प्रोटीन्स और जो फैक्टर 10 लगे होते हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे और ये जो है ना आगे स्टीरॉयड रिसेप्टर एक्टिवेट होके जो है ना न्यूक्लियस में इंटर होगा और DNA पे जाके GRE ग्लूकोकोर्टिकोइड रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है उस पे जाके जो है ना बाइंड करेगा और फिर जो है ना ट्रांसक्रिप्शन होगी, mRNA वगैरह बनेंगे। और फिर न्यूक्लियस से जब रिलीज़ होते तो पहले प्री mRNA बनता है, उसकी एडिटिंग होती है और फिर जो है ना mRNA फिर प्रोटीन और वो जो हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो आएगा। और ये रिस्पॉन्स जो है टिश्यू स्पेसिफिक होता है, लाइक डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट इसका इफेक्ट होगा। ठीक है। अब इसके बाद ऑर्गन एंड टिश्यू इफेक्ट्स में मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में ये है कि जिन्हें ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कराता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमें पता है पड़ा, कॉर्टिसोल वगैरह ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहे होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया करा रहे होते हैं। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो इसके बाद जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उसके साथ इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। और एक और चीज़ भी है कि ये जो है ना फैट डेपोजिशन कराते हैं पे, जब इनकी एक्सेस हो जाती है तो फिर ना फेस पे और जो है ना शोल्डर्स और बैक पे जो है ना फैट डेपोजिशन होती है। ठीक है। कैटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कैटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स में हमें पता है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये मसल की प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, उसका जो है ना कैटाबलाइज करते हैं उसको, जबकि लीवर की प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन से उनको बढ़ा रहे होते हैं। तो ये मसल प्रोटीन को कैटाबलाइज करेंगे। इसके अलावा कुछ लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू हैं या फिर जो है ना वो है स्किन है या फैट है तो उनकी भी वेस्टिंग कराते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस कराते हैं, ग्रोथ भी इनहिबिट कराते हैं। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस कराएंगे, ग्रोथ इनहिबिशन कराएंगे, मसल प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कराएंगे, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट ये इनका इफेक्ट, और जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट में देखें तो ये जो है ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जो है ना इनहिबिट कर रहे होते हैं, जो कि लिम्फोसाइट्स के अंडर होती है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और जो है ना उसमें बी लिम्फोसाइट होते हैं, सॉरी बी लिम्फोसाइट दूसरी में, तो साइटोटॉक्सिक होते हैं और हेल्पर टी सेल्स होते हैं। ठीक है। तो ये उस इम्यूनिटी को जो है ना इनहिबिट कर रहे होते हैं। ये जो है ना लिम्फोटॉक्सिक है, हेमाटोलॉजिक कैंसर वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं और ये इसकी उस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के साथ ही इंटरफेयर करके, जबकि जो वो दूसरे वाली इम्यूनिटी होती है ना हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसमें जो है ना इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। और इसके बाद जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब ये इन्फ्लामेशन को सप्रेस करते हैं। इसमें यह है कि जो ना न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ा देते हैं, बाकी जितने जो सेल्स हैं ना उनका लेवल कम करते हैं, लाइक लिम्फोसाइट्स हो गए, योसिनोफिल्स हो गए, बेसोफिल, मोनोसाइट, इन सब का लेवल कम करते हैं। इसके अलावा जो ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन होती है टारगेट टिश्यूज़ तक
उसको भी जो है ना प्रिवेंट कर रहे होते हैं। और हमने पढ़ा था जो एनसेड्स में, एनसेड्स नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हमने एराकिडोनिक एसिड पाथवे पढ़ा था। तो एराकिडोनिक एसिड प्लाज्मा में पड़ा हुआ होता है, जब फॉस्फोलाइपेज A2 उस पर एक्ट करता है तो वो यूरिन टूट जाता है और फिर जो है ना फर्दर उससे लिकोट्राइन्स बनते हैं और ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या करेगा, या तो ऐसा हो सकता है कि जो है ना ये जो कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है ना 2 है उसको, उसके लिए जो mRNA है उसको जो है ना कम कर दे, या फिर ऐसा है कि IL-2 और IL-3 को कम कर दें, या फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को जो है ना कम एक्टिवेट कराएं। ये अगर आपने एनसेड्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले आप वो पढ़ लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि COX-1-2 इनहिबिटर्स हम देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो ये एराकिडोनिक एसिड पाथवे में फर्दर स्टेप्स हैं, फिर उनसे लिकोट्राइन्स बनते हैं और जो है ना दूसरे वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। इसके बाद अदर इफ़ेक्ट्स में है, अदर इफ़ेक्ट्स में इनका CNS पे इफेक्ट है, बिहेवियरल चेंजेस वगैरह कराते हैं। इसके बाद किडनी पे इन पे का इफेक्ट है कि वाटर की एक्सक्रीशन कराते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, और दूसरे ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी प्रमोट कराते हैं। इसके बाद जो है ना इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेचुरल हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना वो हमारा कॉर्टिसोल है। और कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को कौन रेगुलेट कर रहा होता है, हमें पता है कि जो है ना हमने पढ़ा था कि रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं हमारे ऊपर से आ रहे होते हैं, फिर हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद फिर वहाँ से जो है ना ACTH होता है जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स में जाके एक्ट करता है और वहाँ से जो है ना इन हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। ठीक है, तो ACTH कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा डायूरल रिदम भी होती है हमारी कॉर्टिसोल की, रात को जो है ना इसका लेवल बढ़ जाता है, जबकि इसका जो है ना मिडनाइट में, सॉरी अर्ली मॉर्निंग में इसका लेवल बढ़ जाता है, जबकि मिडनाइट में इसका लेवल जो है ना ड्रॉप पे होता है, मतलब इसका लेवल कम होता है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो है ना ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हम सबक्यूटेनियसली लगाएं कॉर्टिसोल का इंजेक्शन तो ये नहीं जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन अगर इन्फ्लेम्ड स्किन है, इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर उसमें हम इंजेक्ट करेंगे कॉर्टिसोल को तो ये जो है ना आराम से चला जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना एक और इफेक्ट भी है कॉर्टिसोल का कि सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से जो है ना हाइपरटेंशन होती है, स्पेशली पिट्यूटरी जो कॉर्टिसोल सिक्रेटिंग एड्रीनल ट्यूमर्स होते हैं उनमें, या फिर पिट्यूटरी ACTH का ट्यूमर है या फिर कुशिंग डिजीज़ है पेशेंट को, तो उनमें जो है ना ऐसा होता है कि हाइपरटेंशन होती है। एक बात आपने याद रखनी है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं मेनली वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे हैं कॉर्टिसोल वगैरह, लेकिन उसके साथ उसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी इफेक्ट है, लिटिल बिट वो स्लाइड रिटेंशन कराता है, जबकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिर्फ जो है ना एल्डोस्टेरोन का सॉल्ट रिटेंशन इफेक्ट वगैरह है, जब उसका ग्लूकोज लेवल में रेज करने में इतना ज़्यादा कोई खास उसका रोल नहीं है। ठीक है, अब सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोन है, डेक्सामेथासोन है और ना ट्राइमकिनोन है। ठीक है, ट्राइमकिनोलोन, तो ये हम देते हैं। ये जो है ना क्या करते हैं कि इनकी हाफ़ लाइफ जो है ना लॉन्ग होती है, ज़्यादा देर तक ब्लड में फिरते रहते हैं, इनके ज़्यादा अच्छे जो है ना इफेक्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो है ना इन सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ये है कि जो लिपिड बैरियर्स को भी क्रॉस कर जाते हैं, सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट भी कम है, इससे हाइपरटेंशन कम होगी। जब लिपिड बैरियर को क्रॉस करेंगे तो टॉपिकली हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्रेन के लिए या हमारी आइज़ के लिए हम इनको जो है यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में बेक्लोमेथासोन है, बुडिसोनाइड है, बुडिसोनाइड है ना और बेक्लोमेथासोन, इसको अस्थमा में यूज़ करते हैं क्योंकि अस्थमा में हमें सिस्टमिक इफेक्ट्स नहीं चाहिए होते, हमें नहीं चाहिए होता कि ब्लड में वो ग्लूकोज के लेवल बढ़ाए, बाकी चीज़ें करें, सिर्फ हमने लंग्स को ठीक करना होता है। तो हम जो है ना अस्थमा में देते हैं ये जो है ना स्पेसिफिकली म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाके एक्ट करते हैं और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कराएंगे। क्लिनिकल यूजेस में आ जाए, बल्कि ये मैं आगे करा देती हूँ।